हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी का जो एक नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम, उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे. क्या है ये टॉपिक, और साथ ही साथ इसी पे बेस्ड एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस थ्योरम को आप इसके एग्जांपल्स के थ्रू ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या है ये थ्योरम, और प्रोबेबिलिटी में इसके एग्जांपल्स किस तरीके से सॉल्व करे जाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे. चलिए देखिए डियर, बेसिकली ये क्या है, अगर आप मेरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है. राइट, बेसिकली यहां पे 2 या 3 कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी गिवन होंगी, आपको फाइंड आउट नहीं करनी. आपको बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी का रिवर्स निकालना है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी पर्टिकुलर इवेंट्स की, और उसमें से एक पर्टिकुलर इवेंट की आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. दैट इज व्हाट बेस थ्योरम ऑल अबाउट. राइट, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने यही पढ़ा था, इफ और फाइंड वाली सिचुएशन होती है. अगर ये होगा तो ये होगा, मतलब अगर ये चीज हो चुकी होगी तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालिए. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही था आपके पास. अब यहां पर क्या है कि एक दो चीजों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन होगी और एक पर्टिकुलर इवेंट का रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो गिवन था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. ऐसा कुछ होगा. तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला है वो आप 2 इवेंट 3 इवेंट में ले सकते हैं. तो बेसिकली यहां क्या होगा डियर, आपके पास कुछ इवेंट्स पहले होंगे, यानी पहले आपके पास एक इवेंट होगा और दूसरा इवेंट जो होगा कॉमन इवेंट होगा जो उन सभी इवेंट पे डिपेंड करेगा. ठीक है जी. तो जो इवेंट सबसे पहले होंगे उनको हम E1, E2 या E3 के नाम से बुलाएंगे. एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो E1 इवेंट, E2 इवेंट और E3 इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मशीन से बोल्ट प्रोड्यूस होते हैं या कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है, मान लीजिए शर्ट प्रोड्यूस होती है, तो मशीन ए ने कितना प्रोड्यूस करा आपको वो दे रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी आपको 60%. ठीक है. मशीन बी ने 30% प्रोड्यूस करा शर्ट और 10% जो है मशीन 3 ने प्रोड्यूस करा. ना द कॉमन थिंग इज दैट कि उनमें से शर्ट डिफेक्टिव निकली, उसको हम यहां पर ए एज्यूम करके चलेंगे, यानी पहले कुछ इवेंट होंगे. अब देखिए डिफेक्टिव निकलेगा आउटपुट, उसके लिए पहले आउटपुट प्रोड्यूस होना जरूरी है ना. तो ये इवेंट होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी ये इवेंट पहले होंगे. आप कह सकते हैं इफ ये इवेंट हो चुका होगा, और जब आपके पास शर्ट प्रोड्यूस हो गई तो उनमें से कितना डिफेक्टिव निकला वो आपके पास ए इवेंट है. तो आपके पास इस बात की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी होगी कि अगर मशीन ए ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकले तो कितना परसेंट चांस है. फॉर एग्जाम्पल 2% दे दिया गया. या मशीन 2 ने प्रोड्यूस करी शर्ट और डिफेक्टिव निकला, इफ एंड देन. राइट, इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो अगर मशीन 2 ने माल बनाया और वो डिफेक्टिव निकला, उसके चांसेस दे दिया आपको 3%. और अगर मशीन 3 ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकला, उसके चांसेस आपको दे दिए गए 1%. तो आप देखिए यहां पर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, यानी पहले एक इवेंट हुआ और उसके बाद एक कॉमन इवेंट आपको गिवन होगा. उस कॉमन इवेंट का इनके साथ रिलेशन भी गिवन होगा, यानी इसने प्रोड्यूस करा तो डिफेक्टिव, सेकंड मशीन ने प्रोड्यूस करा तो डिफेक्टिव, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दे दी. अब अगर आपसे ये पूछता है कि आप एक काम करिए, मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाइए कि डिफेक्टिव है, ये बात हमें पता है डिफेक्टिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो मशीन 2 ने प्रोड्यूस करा है. तो देखिए जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर आ जाएगा, और जो चीज वो आपको इफ दे रहा है वो यहां आ गया. तो क्वेश्चन रिवर्स हो गया. उसने कहा कि डिफेक्टिव मुझे पता है, इफ the product is defective, if the shirt is defective, what is the probability that it is produced by machine 2. तो आपको उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है. दैट इज व्हाट बेस थ्योरम. तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनता है डियर, बहुत आसान फॉर्मूला है. प्रोबेबिलिटी यहां पर हम शब्द लिख देते हैं क्योंकि ये E3 इवेंट, और तो जिस चीज की ये प्रोबेबिलिटी है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसको इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी न्यूमरेटर में आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है. अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब P इंटू दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2
probability of E3 probability of A upon E3 that is known as total probability। तो ये आप इसका फॉर्मूला समझ सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने यहाँ पर पर्टिकुलर इवेंट्स हैं, लेकिन इसी तरीके से बनता है। तो अगर आपके पास E2 अपॉन A निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज टर्म्ड एज टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, राइट। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेनली इसके एग्जाम्पल इस फॉर्मूले को और ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आपके पास, राइट। तो आपके पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल है डियर वो टोटल प्रोबेबिलिटी का है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताऊं कि बेशक इसमें एक ही एग्जाम्पल है टोटल प्रोबेबिलिटी का आपकी एक्सरसाइज में, लेकिन अगर आप एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाएंगे तो वहां बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टोटल प्रोबेबिलिटी पर हैं। अगर आप कंसेप्ट को समझ लें कि कब बेस थ्योरम लगती है और कब टोटल प्रोबेबिलिटी लगती है, तो आप एक क्या 10 क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन था आपके पास, इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता इफ द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन। मशीन का स्पेसिफिक नेम नहीं लिखा कि मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि E2 लिखना है, E1 लिखना है या फिर E3 लिखना है। ऐसे केस में आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। अगर ये लिखता कि डिफेक्टिव है लेकिन मशीन 1 ने प्रोड्यूस करा है तो E1 अपॉन ए निकालना होता। अगर वो कहता कि मशीन सी ने प्रोड्यूस करा है तो E3 अपॉन ए निकालना होता। लेकिन अगर वो कहता इट इज डिफेक्टिव फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कोई मशीन स्पेसिफिकेशन नहीं दी, तो हम E2 अपॉन ए करें या E3 अपॉन ए करें, क्योंकि बेस थ्योरम में इन्हीं तीनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से रिवर्स आता है, तो वो तो हमें क्लियर हो ही नहीं रहा, तो वहां पर आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, तो एक पर्सन है उसने कंस्ट्रक्शन वर्क लिया, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.5 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। तो यहां पर चांसेस है 65% चांसेस है, 0.65 का मतलब 65% चांसेस होता है कि स्ट्राइक हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि 0.35 चांसेस है कि स्ट्राइक नहीं होगी। क्यों? किसी भी इवेंट के होने और ना होने का सम आपके पास 1 होता है, तो अगर स्ट्राइक होगी इसके चांसेस है 0.65, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, आपको ये पता चल जाएगा कि स्ट्राइक ना होने के चांसेस। चलो आगे क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। बेस में ये बहुत जरूरी है कि आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ाओ, और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड करें और उसके बाद हमारे साथ आए, राइट, क्योंकि हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि आपका कम टाइम में ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो उसने कहा 80% चांसेस हैं, 0.80 मींस 80% चांसेस है कि काम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं होती तो, कॉमा 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इफ देयर इज अ स्ट्राइक, तो बाद में एक कॉमन बात बता रखी है कि काम कंप्लीट होगा। 0.80 भी यही है कि काम कंप्लीट होगा, 0.32 भी यही है कि काम कंप्लीट होगा, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है कि काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा? ये डिपेंड कर रहा है कि स्ट्राइक हो रही है या नहीं हो रही। तो आपको सबसे पहले ये निकालना है कि जो काम कंप्लीट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, तो वो E1 और E2 इवेंट आएगा। और कॉमन इवेंट क्या है दोनों में? काम का कंप्लीट होना, राइट। क्या कहता है आपसे? इफ डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लिखता डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, तो आपके पास ये बेस थ्योरम होती है। हम आपको पहले समझाते हैं E1 इवेंट क्या होगा। आप सबसे पहले लिखोगे E1 इवेंट देयर इज अ स्ट्राइक, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे आप। E2 इवेंट ले लीजिए, नो स्ट्राइक, ठीक है। और दोनों में कॉमन इवेंट है वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, कॉमन चीज यही थी। अब देखिए, स्ट्राइक होगी इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी 0.65, स्ट्राइक नहीं होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.65 दैट इज 0.35। नाउ अब क्या है,
अगर स्ट्राइक होगी और काम कंप्लीट हो, ऐसा ही बोला है ना उसने, अगर स्ट्राइक हो और काम कंप्लीट हो। 0.80 दैट कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ देयर इज नो स्ट्राइक, ये तो उसके लिए है। 0.32 कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ देयर इज अ स्ट्राइक। तो अगर स्ट्राइक होती है और काम कंप्लीट होता है, इसके चांसेस है 0.32। और अगर काम स्ट्राइक नहीं होती, इफ देयर इज नो स्ट्राइक और काम कंप्लीट हो जाता है, स्ट्राइक नहीं होती और काम कंप्लीट हो जाता है, इफ देन, राइट, तो आपके पास चांसेस है 0.80। क्लियर? सबसे पहले यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, इवन E2 इवेंट एंड देन उन दोनों में कॉमन इवेंट, और ये पहले होना चाहिए और ये बाद में होता है। ठीक है जी, तो वर्क कंप्लीट होगा, ये तो इन दोनों पे डिपेंड करता है। अब अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, इफ देयर इज अ स्ट्राइक, तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A निकालना होता। अगर वो कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, तो नो स्ट्राइक मतलब E2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती। बट ना उसने ये मेंशन करा ना उसने ये, तो यहां बायस नहीं लगेगी, बेस थ्योरम नहीं लगेगी। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हमारी दिक्कत हो सकती है, बट हमारा पर्पस आपको मैथ समझाना है। आई होप वो आपको क्लियर रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर सिर्फ ये लिखा कि काम कंप्लीट हो गया, दिस इज नथिंग बट टोटल प्रोबेबिलिटी, यही पहचानने का तरीका है। तो उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमने क्या बताया था आपको, टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। तो ये हो जाएगा 0.65 इंटू में 0.32, 0.35 इंटू 0.80। ये आपके पास आ गया 0.208 और ये आपके पास आ गया 0.28। इनको आप प्लस कर लीजिए, ये आ गया 0.488। तो एक ही एग्जांपल है टोटल प्रोबेबिलिटी का, लेकिन अगर आपको जो मैंने बात समझाई आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पलर में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसी पर, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 में चलते हैं। बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while another bag 2 contain 5 red and 6 black balls। ठीक है, one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red। कॉमन चीज है, रेड बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब देखिए, अगर आप ही के सामने हम एक सिचुएशन रख दें, एक बैग है, यहां पे हम बना लेते हैं, बैग 1 है जिसमें आपके पास 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, और बैग 2 है जिसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। अब हम आपसे कहें जाइए एक बॉल ले आइए, तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना पड़ेगा, पहले बॉल चूज करेंगे या बैग चूज करेंगे। हमने कहा जाइए वहां सामने 2 बैग पड़े, एक बॉल निकाल कर लाइए, तो पहले आपको क्या चूज करना पड़ेगा, पहले बैग चूज करना पड़ेगा, फिर उसमें से बॉल निकालेंगे। तो हम बस ये समझाना चाहते हैं कि पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब आपके सामने सवाल ये होगा कि बैग 1 को चूज करूं बैग 2 को, चांसेस लग गए ना, प्रोबेबिलिटी आएगी। तो बैग 1 को चूज करना, चूज बैग 1, ये हमारा E1 इवेंट हो गया ना। E2 चूज बैग 2। और कॉमन चीज क्या है, चाहे आप बैग 1 चूज करो या बैग 2, उसने बोला था जो बॉल निकलनी चाहिए वो रेड कलर की होनी चाहिए, तो कॉमन चीज आपके पास रेड बॉल इज ड्रॉन, राइट। अब देखिए बैग 1 के चूज करे जाने के चांसेस क्या है, 2 ही बैग है ना, तो क्या चांसेस होंगे, 50-50% चांसेस हैं। तो 1/2 बैग 1 के चूज करने के चांसेस हैं और 1/2 बैग 2 के। अगर 3 बैग होते तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होती, राइट। तो आपके पास बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बैग 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब देखिए कॉमन चीज, अगर हमने बैग 1 चूज करा और उसमें से रेड बॉल निकले, राइट, बैग 1 चूज करा, इफ देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो इसमें रेड बॉल निकलने के क्या चांसेस हैं, 3/7। अगर बैग 2 चूज करा और रेड बॉल निकले, बैग 2 चूज करा और रेड बॉल निकले, उसके चांसेस कितने हैं, 5/11। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये लिखा होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल इज ड्रॉन, बस इतना लिखा होता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल इज ड्रॉन, तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। लेकिन यहां पे बहुत क्लियर कर दिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 मतलब E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें पता है कि रेड बॉल निकली है, दैट इज बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A। तो यहां पर क्या आएगा,
ये वाला और ये वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 होल अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस दिस इंटू दिस। अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ गया हाफ इंटू 5/11, ये आ गया हाफ इंटू 3/7 एंड हाफ इंटू 5/11। आई होप जो कैलकुलेशन वर्क है वो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज आपको समझना था। तो आप इसका कैलकुलेशन वर्क कर लीजिएगा, आपके पास आंसर 35/68 आ जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 17। गिवन 3 boxes 1 2 3 ईच कंटेनिंग 2 coins, 3 बॉक्स है, तीनों में 2 कॉइन्स हैं। बॉक्स 1 बोथ आर गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स एंड इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड कॉइन एंड 1 इज सिल्वर कॉइन, ठीक है। अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम, ठीक है। पहले उसने बॉक्स चूज करा एंड देन टेकन आउट अ कॉइन। तो इसी कहानी से आपको पता चल जाता है कि पहले उसको क्या चूज करना पड़ा, है ना। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, कॉमन चीज आपको दे दी गई गोल्ड, गोल्ड कॉइन निकलना चाहिए क्योंकि बॉक्स के अंदर तो गोल्ड भी है सिल्वर भी है, बट उसने कॉमन चीज दे दी कि जो भी आप कॉइन निकाल रहे हो वो गोल्ड ही निकालना है, चाहे वो कोई भी बॉक्स हो। तो कॉमन चीज गोल्ड हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, ठीक है। अगर पहला गोल्ड निकला दूसरा भी गोल्ड निकला तो इनडायरेक्टली ऐसा कौन सा बॉक्स था जिसमें दोनों गोल्ड थे, दैट इज फर्स्ट बॉक्स। तो वो डायरेक्ट नहीं बता रहा बट वो यही बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। क्यों? बिकॉज उसने लिखा अदर कॉइन इज ऑल्सो गोल्ड, तो दोनों कॉइन गोल्ड किस में थे, बॉक्स 1 में। चलिए अब हमारे पास सबसे पहले बॉक्स 1 है जिसमें गोल्ड कॉइन है दोनों, बॉक्स 2 है जिसमें सिल्वर कॉइन है दोनों, और बॉक्स 3 है जिसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर है। यही था हमारे पास, बोथ आर गोल्ड, बोथ आर सिल्वर एंड 1 गोल्ड इज 1 सिल्वर। अब आप बताइए, अगर मैं आपको कहूं जाइए एक कॉइन निकाल कर आइए, एक गोल्ड कॉइन निकाल कर आइए, तो सबसे पहले तो आपको ये चूज करना पड़ेगा ना कि यार मैं इस बॉक्स को चूज करूं, इसको चूज करूं या इसको। पहले बॉक्स चूज करना पड़ेगा, देखिए लिखा भी हुआ है, पहले उस पर्सन को बॉक्स चूज करना पड़ेगा। और चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन इवेंट लिखो, चूज बॉक्स 1 E2 इवेंट, ये पहले होते हैं इवेंट, चूज बॉक्स 2 E3 इवेंट बॉक्स 3, ठीक है जी। कॉमन क्या है कि गोल्ड कॉइन निकलना है चाहे आपने किसी भी बॉक्स को चूज करा। तो अगर आपने बॉक्स 1 चूज करा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, बॉक्स 2 चूज करा उसके चांसेस भी 1/3 हैं क्योंकि 3 बॉक्स है आपके पास, बराबर बराबर चांसेस है। बॉक्स 3 के चांसेस है 1/3। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने बॉक्स 1 चूज करा इफ और गोल्ड कॉइन निकला, उसके चांसेस क्या है, दोनों ही गोल्ड है तो 2/2 चांसेस हो गए। अगर आपने बॉक्स 2 सेलेक्ट करा, उसमें से गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक भी गोल्ड नहीं है 2 में से, राइट। और अगर हमने बॉक्स 3 चूज करा और गोल्ड निकले तो कितने चांसेस है, 1/2, राइट। आपसे क्या बोला है, अगर ये बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन, बस इतना लिख देता, बॉक्स नहीं बताता, तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। बट उसने बताया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, जिसको हमने आपको समझाया कि वो आपसे बोल रहा है बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स वो आपसे क्या मांग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है जबकि पता है कि गोल्ड कॉइन निकला है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, दिस इंटू दिस, न्यूमरेटर आ जाएगा आपके पास, और नीचे क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। वैल्यूज रख दीजिए, 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1 बेसिकली 1/3, दिस इंटू 0 इज 0, दिस इंटू 1/2 इज 1/6, राइट। आई होप आप सॉल्व करके इसका आंसर तो निकाल ही लेंगे, मेन चीज आपका यहां पर काम हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं।
सपोज द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड, मतलब यहां पर एक टेस्ट है, उसको वेरीफाई करा जा रहा है कि ये टेस्ट ठीक है या नहीं है। तो मैं पहले ही आपको इस कहानी को समझाती हूँ कि इस क्वेश्चन में कहानी क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली क्या है कि हम एक टेस्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोरोना का टेस्ट अभी आया, नई नई कोई चीज आई, और ये चेक करा जाता है कि वाकई में उस टेस्ट को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो टेस्ट कितना बढ़िया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तरफ वो लोग लिए जिनको कोरोना है और एक तरफ वो लोग लिए जो कोरोना फ्री है, यानी जिनको कोरोना है कुछ लोग वो उठा लिए और कुछ लोग वो उठा लिए जिनको कोरोना नहीं है। अब हमने जिनको कोरोना है उन पे वो टेस्ट अप्लाई करा, तो पाया कि उनमें से कुछ परसेंट लोगों को वो ये दिखा देता है कि कोरोना नहीं है, जबकि कोरोना है उनको। ठीक है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको बिल्कुल कोरोना नहीं है, वो वेरीफाइड है कि कोरोना नहीं है उनको, और ये टेस्ट उनको पॉजिटिव दिखा देता है। पॉजिटिव मतलब होता है उनको वो बीमारी है। कितना परसेंट वो गलत है इसी से पता चलेगा। मतलब अगर मान लो जिन लोगों को कोरोना है और कोरोना फ्री दिखा दे, कितना परसेंट है वो। देखो 1-2% तो हर टेस्ट में गड़बड़ होती है, लेकिन अगर ऐसा हो कि जिनको कोरोना है और 50% लोगों को दिखा दे कि वो कोरोना फ्री है, तो भाई ये तो टेस्ट ही बेकार है। और जो बेचारे कोरोना फ्री थे उनको दिखा दे 70% लोगों को कोरोना है, तो वो तो टेस्ट ही रिलायबल नहीं है। तो यार टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करी जा रही है। तो पहले क्या लेना चाहिए यहां पर, पहले वो लोग लेने चाहिए जिन्हें कोरोना है और कोरोना नहीं है, फिर ये टेस्ट उन पे अप्लाई करा जाएगा और फिर कॉमन चीज देखी जाएगी कितने लोगों को ये पॉजिटिव बताता है। तो यही इस क्वेश्चन में भी है, एक HIV टेस्ट को वेरीफाई करा गया, रिलायबिलिटी चेक करी गई ऑफ द पीपल हैविंग HIV, यानी जिनको वो बीमारी ऑलरेडी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कोरोना वाले लोग, ठीक है, तो ये बीमारी उनको ऑलरेडी है। 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड द डिसीज, मतलब जिन लोगों को ये बीमारी थी इस टेस्ट ने 90% लोगों को बिल्कुल सही बता दिया कि उनको है, यानी 10% लोगों को अनडिटेक्टेड छोड़ दिया, जबकि वो वाकई में प्रॉब्लम थी, उनको ये HIV बीमारी थी, जबकि उनका अनडिटेक्टेड चला गया। तो 10% ये टेस्ट गलत हो रहा है थोड़ा सा। चलो आगे देखते हैं। फिर ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको ये बीमारी थी ही नहीं, 99% ऑफ द टेस्ट जज नेगेटिव। तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं थी उनमें 99% बिल्कुल ठीक बोला इस टेस्ट ने, लेकिन 1% इस टेस्ट से गलती हो गई। 1% लोगों को उसने वो बता दिया कि उनको ये बीमारी है। चलिए, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था कितने लोग HIV वाले थे और कितने फ्री ऑफ HIV थे। तो वो बात आपको क्वेश्चन में बाद में दे रखी है कि पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% को ये बीमारी थी, उन पर ये टेस्ट अप्लाई करा गया, और जिनको ये बीमारी नहीं थी उन पर ये टेस्ट अप्लाई करा गया। ठीक है जी, आपको कहता है 1% इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने एक पर्सन सेलेक्ट करा इस पॉपुलेशन में से और उसका HIV टेस्ट कराया और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। दिस इज द कॉमन थिंग, ये आपका A इवेंट हो गया। A इवेंट क्या होता है, कॉमन इवेंट। ठीक है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज एक्चुअली हैज HIV, तो देखिए सबसे पहले इवन इवेंट यही होगा कि जिनको एक्चुअली में है, एक्चुअली हैव HIV, और E2 इवेंट है फ्री फ्रॉम HIV, और कॉमन है टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव। अब देखिए ऐसे कितने लोग थे जिन्हें HIV है, उसने बोला था फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन 0.1% हैव HIV, तो सिर्फ 0.1% लोग थे जिनको HIV था। तो फ्री फ्रॉम HIV कितने हो गए, 99.9% लोग। कैसे निकाला, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 99.9% लोग ऐसे थे जिनको HIV नहीं था। तो अगर आप इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे ये आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 999/1000। अब देखिए ध्यान से, जिनको HIV नहीं था उनको भी पॉजिटिव बता दिया टेस्ट ने, जिनको HIV था उनको पॉजिटिव बताया, ऐसा 90% हुआ है ना। टेस्ट ने जिनको HIV था उनको 90% वालों को पॉजिटिव बता दिया था, तो ये आ गया 90/100। और जो फ्री फ्रॉम HIV थे उनको भी पॉजिटिव बता दिया, ऐसा कितना हुआ, देखिए 99% को तो नेगेटिव बताया, इसका मतलब 1% को पॉजिटिव बताया होगा ना, तो 1% चांसेस यहां पर आ गए। ठीक है जी, तो पहले हमने ये लिया कि कितनी पॉपुलेशन को HIV है और बाकी का हमने 1 में से माइनस कर लिया, इनको नहीं है। जिनको था उनको पॉजिटिव रिपोर्ट दी, 90% पॉजिटिव रिपोर्ट दी, है ना, तो 90%। जिनको नहीं था उनको भी पॉजिटिव रिपोर्ट दी, ये तो बता रखा है आपके पास
नेगेटिव रिपोर्ट वाले, 1% आर डायग्नोज्ड पॉजिटिव, तो 1% आपके पास आ गया पॉजिटिव वाला, राइट। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली हैज HIV। एक्चुअली मतलब E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, तो आपसे E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी है जब हमें पता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव दे रही है, तो क्या होगा, दिस इंटू दिस आपका न्यूमरेटर हो गया, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। मेन चीज आपको ये फॉर्म करना ही है डियर, अगर आपको ये फॉर्म करना आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 1/1000 इंटू 90/100 एंड दैट इज 999/1000 इंटू, सॉरी पहले आपके पास यही आएगा, चलिए कोई बात नहीं, पहले हमने गलती से ये लिख दिया है, प्लस में ही है तो कोई बात नहीं, ये हमने पहले लिख दिया है गलती से, प्लस ये वाला आ जाएगा 1/1000 इंटू में 90/100। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सॉल्व करने के लिए हम आपको बेस्ट तरीका यही बताएंगे कि रादर देन 0 से 0 काटे, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। क्यों? बिकॉज आप देखिए यहाँ पे भी 1 लाख का एलसीएम आएगा, यहाँ पर भी 1 लाख का एलसीएम, तो एलसीएम कट जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा सिंप्लीफाई करना आपके लिए। बाकी आपको जो अच्छा तरीका लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ देयर आउटपुट। मतलब जो भी टोटल प्रोडक्शन होती है बोल्ट की, उसमें मशीन A 25% बनाती है टोटल का, और B बनाती है 35% और C बनाती है 40%। टोटल मिला के 100% आपके पास प्रोड्यूस हो गया। ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव। तो कॉमन चीज क्या है कि इन तीनों से डिफेक्टिव बोल्ट कितने निकले। तो पहले तो प्रोडक्शन होनी जरूरी है, यानी पहले प्रोडक्शन होगी फिर डिफेक्टिव की बात आएगी ना। तो E1, E2, E3 इवेंट यहां पर क्या होगा कि बोल्ट इज प्रोड्यूस बाय मशीन A, बोल्ट इज प्रोड्यूस बाय मशीन B एंड C रिस्पेक्टिवली। अ बोल्ट इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। कॉमन चीज आपके पास ये हो गई डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर बाय मशीन B। तो देखिए हम यहां पर E1 इवेंट ले लेंगे, बोल्ट प्रोड्यूस बाय machine A. Similarly, bolt produced by machine B. E3 event हो गया, bolt produced by machine C. And the common event is कि वो defective निकला। ठीक है जी। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मशीन A ने प्रोड्यूस करा, इसके चांसेस हैं 25%। ठीक है, मशीन B ने प्रोड्यूस करा, इसके चांसेस हैं 35%। मशीन C ने प्रोड्यूस करा, इसके चांसेस हैं आपके पास 40%। अब अगर मशीन A ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी, मशीन A द्वारा प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकला, इसके चांसेस हैं 5%। मशीन B ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकला, इसके चांसेस हैं 4%। और मशीन 3 ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकला, इसके चांसेस हैं 2%। राइट, आपसे क्या कहा गया है? अगर आपसे कहा जाता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एंड इट इज डिफेक्टिव, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। लेकिन आपसे क्या कहा गया? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B, यानी E2 की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन B, यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। क्योंकि डिफेक्टिव तो पहले ही बोल दिया उसने कि बोल्ट ड्रॉन और वो फाउंड डिफेक्टिव, यानी वो डिफेक्टिव तो है ही है, ये तो गिवन है। आप ये निकालो कि वो मशीन B द्वारा प्रोड्यूस करा गया था, यानी E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब A गिवन है। तो क्या आएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, अगर आप ध्यान से समझें तो आसानी से आप इस फॉर्मूले को क्लियर कर सकते हैं। दिस इंटू दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, probability of E2, probability of A/E2, probability of E3, probability of A/E3। वैल्यूज पुट कर दीजिए, दैट्स इट। दैट इज 35/100 इंटू में 4/100 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 25/100 इंटू में 5/100 प्लस 35/100 इंटू में 4/100 प्लस 40/100 इंटू में 2/100।
तो आई होप आपको पता है कि एग्जांपल्स हैं, आंसर्स तो आपके पास वैसे भी हैं। मेन चीज आपको यही है कि आपको ये समझना जरूरी था कि ये कैसे करेंगे। तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि इनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 10,000 एलसीएम आ जाएगा पूरा, तो एलसीएम से कट जाएगा, आसानी रहेगी आपके लिए अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20। अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट if it is known that he will be come by train, bus, scooter or by other means, have probabilities this। तो वो अपने पेशेंट को देखने के लिए ट्रेन से जाएगा, इसके चांसेस हैं ये, बस से जाएगा उसके चांसेस है 1/5, स्कूटर से जाएगा उसके चांसेस हैं ये, और इनके अलावा कोई भी और ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा उसके चांसेस हैं 2/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट 1/4, 1/3, 1/2। देखो कॉमन चीज क्या हो गई, वो इनमें से किसी से भी जाए और लेट हो जाता है, उसके चांसेस दे रहा है आपको, ठीक है। इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली, तो ये आपको ट्रेन से लेट होने का बता दिया, ये बस से लेट होने का बता दिया, स्कूटर से लेट होने का बता दिया, ठीक है। एक लाइन शायद क्वेश्चन में लिखते वक्त स्किप हो गई है कि अगर वो अदर मीन से आएगा तो वो लेट होता ही नहीं है, तो लेट होने के चांसेस 0 हो गए फिर ऐसे केस में, राइट। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ये तो बता ही दिया कि वो लेट आया, ठीक है, ये बात क्लियर कर दी, बट अब आप ये बताओ कि वो ट्रेन से ही आया हो। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो पहले ट्रेन से जाना, बस से जाना, स्कूटर से जाना, ये पहले इवेंट्स हैं, लेट होना बाद की बात है, पहले वो निकलेगा तभी तो लेट होगा। तो इवन इवेंट क्या आएगा, कम्स बाय ट्रेन, ठीक है, कि वो ट्रेन से आया। E2 इवेंट क्या होगा, कि वो बस से आया, ठीक है। E3 इवेंट क्या होगा, कि वो स्कूटर से आया। और E4 इवेंट क्या होगा, कि वो अदर मीन्स से आया, ठीक है। और कॉमन चीज क्या है, कि वो इनमें से किसी से भी आया और लेट हो गया। तो अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन से आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमें दे रखी थी 3/10। अगर वो बस से आए इसके चांसेस कितने हैं 1/5, वो स्कूटर से आए उसके चांसेस हैं 1/10, और वो अदर मीन से आए उसके चांसेस हैं 2/5। और डियर एक चीज का ध्यान रखिए, कई बार क्या करता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर तो लिख दिया उसने ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स, लेट में थोड़ा सा नाम उल्टा सीधा कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रेन लिखा हुआ है, बस, स्कूटर, तो ये ट्रेन की प्रोबेबिलिटी, ये बस और ये स्कूटर लेट होने की। अब देखिए लेट होना, अब अगर वो ट्रेन से आया और लेट होगा, इसके चांसेस कितने हैं 1/4। अगर वो बस से आया और लेट हो गया, बस से आने पर लेट हो गया, उसके चांसेस है 1/3। और अगर वो स्कूटर से आए और लेट हो जाए, उसके चांसेस है 1/12। और अदर मीन से आए लेट हो जाए, उसने कहा लेट होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास 0 हो गई, राइट। आपको क्या करना है, अगर वो लेट हुआ है तो यानी ये गिवन हो गया, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि वो ट्रेन से आया हो, ट्रेन मतलब E1, तो आपको इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर वो लेट हुआ है तो क्या होगा, ये इंटू ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, बाकी का सारा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। इनको आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका थोड़ा सा मिस्टेक कम होगा, इजी रहेगा आपके लिए। बाकी तो सारा आपके पास एज इट इज आ जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ठीक है जी। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3/10 इंटू 1/4 होल अपॉन 3/10 इंटू 1/4, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास 120, ये आ गया आपके पास 0। तो अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। नीचे तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी थी, ये आपका न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये तो आपको पता ही है कि 0 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 21। तो ये एग्जाम्पल मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है मुझे। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब एक मैन सच बोलता है, इसके चांसेस हैं 3 में से 4, सॉरी 4 में से 3 चांसेस ऐसे हैं कि वो सच बोलता है। तो झूठ कितनी बार बोलता होगा, 4 में से अगर 3 चांसेस सच बोलने के हैं तो 4 में से 1 चांस उसके झूठ बोलने के भी हैं। चलिए जी, अब उसको झूठ या सच किस बारे में बोलना है, ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। बेसिकली उसको एक डाई थ्रो करनी थी और ये बताना था कि 6 आया है या नहीं आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाता है बायस में कि आपको E1 E2 क्या लेना है। E1 E2 यही लेना है कि एक्चुअली 6 था और एक्चुअली 6 नहीं था। तो लेट द E1 इवेंट 6 अपेयर, जब उसने डाई थ्रो करी और 6 अपेयर हुआ हो, और E2 इवेंट
6 नॉट अपेयर, 6 के अलावा कुछ अपेयर हुआ हो, और कॉमन क्या है, उसको रिपोर्ट करना था 6, ठीक है। अब 6 आया हो इसके चांसेस क्या है एक डाई में, 1/6। 6 ना आया हो इसके चांसेस हो गए 5/6, ठीक है जी। अब देखिए, अगर 6 आया और उसको रिपोर्ट भी उसने 6 करा तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है। 6 आया और 6 ही बता रहा है तो वो सच बोल रहा है। सच बोलने के चांसेस हैं 4 में से 3 यानी 3/4। और अगर 6 नहीं आया और वो फिर भी रिपोर्ट कर रहा है 6, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो उसके चांसेस कितने हैं, 1/4, राइट। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्चुअली में 6 आया हो, यानी आपको इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि ए इवेंट आपको गिवन है। तो क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, आपके पास न्यूमरेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन। नाउ डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 3/24। नाउ दिस इज 3/24, दिस इंटू दिस करेंगे 5/24। तो अब देखिए एलसीएम जो है वो इजीली कट आउट हो जाता है। ये देखिए ये 3/24 है, ये 8/24 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो आपके लिए आंसर इजी हो जाता है अगर आप एलसीएम लेके करें। आप इसे सिंप्लीफाई मत करिए, अगर आप इसे काट देते तो शायद इतना आसान नहीं होता है ना, तो आप इसे काटिए मत, बेस्ट तरीका यही रहेगा आप इसे एलसीएम लेकर यहाँ सिंप्लीफाई करें। तो आई होप डियर आपको ये टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब सीबीएसई ने क्योंकि आगे की 2 एक्सरसाइज जो है वो डिलीट कर दी हैं, तो आपको पता है कि वैसे भी एग्जाम में ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही 6 मार्क्स में आते थे, तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझिएगा। और जो पहले की 2 एक्सरसाइज है उनका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो उसे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।